जल के भौतिक गुणों को जान लेने के बाद तथा इसके विभिन्न रूपों को जान लेने के बाद आइए अब हम जल के रासायनिक गुणों को जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जल एक उत्तम विलायक है और यह कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। सबसे पहले इसका जो गुण है वह है इसकी उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि जल अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। यह अम्लों की भांति प्रोटॉन त्याग भी सकता है तथा क्षार की भांति यह प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है और इस तरह यह उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है। यदि हम इसकी क्रिया, जल की क्रिया किसी क्षार, जैसे कि यहाँ पर हम अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो चूंकि अमोनिया एक क्षार है और इसलिए यह उस समय जल अम्ल की भांति कार्य करेगा और यह अमोनिया को एक प्रोटॉन त्याग देता है तथा स्वयं OH- हाइड्रोक्साइड आयनों में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि यहाँ पर जल अम्ल की भांति कार्य कर रहा है तथा यह प्रोटॉन त्याग कर OH- आयनों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर साथ ही साथ इसके द्वारा जो दिया गया प्रोटॉन है वह अमोनिया के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया क्षार की भांति कार्य कर रहा है और इस तरह यह NH4+ आयनम अमोनियम आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम जल की क्रिया किसी अम्ल जैसे कि H2S से कराते हैं तो उस स्थिति में यह क्षार की भांति कार्य करेगा और H2S से एक प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो H2S है वह HS- में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो जल है वह अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है वह है इसका स्वतः प्रोटोनेशन या स्वतः आयनन। और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर दो जल के अणु आपस में क्रिया करते हैं और इस तरह से ये एक जो जल का अणु है वह अम्ल की भांति और दूसरा जल का अणु क्षार की भांति कार्य करता है। यदि हम दोनों जल की क्रिया देख रहे हैं तो यदि जो जल का अणु अम्ल की भांति कार्य करेगा वह एक प्रोटॉन त्यागेगा और उसके बाद वह OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जल अम्ल की भांति कार्य कर रहा है तो इससे बना हुआ जो OH- भाग है वह इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। साथ ही साथ जो जल का अणु क्षार की भांति कार्य कर रहा है वह एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा और वह हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यह क्षार के एक प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात बना है इसलिए हम इसे इसका संयुग्मी अम्ल कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल का स्वतः प्रोटोनेशन या स्वतः प्रोटो अपघटन भी होता है। इसके बाद हम देखें जल की एक और अभिक्रिया जिसमें कि जल की रेडॉक्स अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में इसके पहले अध्याय में जान चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का अपचयन होता है। उदाहरण के लिए जब हम जल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं, कोई भी सक्रिय धातु, जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं उच्च विद्युत धनी धातुएं जो कि प्रथम वर्ग की धातुएं होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनसे जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो धातु है वह स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पर हम देखें कि जब हम H2O जल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर जो जल है उसमें ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जबकि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हाइड्रोजन है जो जल है वह H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि H2 तो तात्विक अवस्था में है और इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर यह अपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह ऑक्सीकारक की भूमिका निभा रहा है।
दूसरी ओर सोडियम जो कि अपनी तात्विक अवस्था में है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, यह परिवर्तित हो रही है Na+ में, और इस तरह से यहाँ पर जो सोडियम धातु है वह ऑक्सीकृत हो रही है और यहाँ पर यह अपचायक की भूमिका निभा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी देता है। इसके अलावा यदि हम इसकी फ्लोरीन से क्रिया कराएं, वो भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम इसकी क्रिया फ्लोरीन F2 की क्रिया जल से कराते हैं तो फ्लोरीन जो है वो HF में कन्वर्ट हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक होता है और इसलिए यह जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देती है। और इस तरह से यहाँ पर जो फ्लोरीन है जो कि अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में थी वह यहाँ पर F- ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, यानी कि यहाँ पर इसका खुद का अपचयन हो रहा है, जबकि जल यहाँ पर ऑक्सीकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यह ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि फ्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर भी जो HF बनते हैं तथा ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होती है, वह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा हम देख सकते हैं पादपों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य की हीट की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल वर्णक के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसका जो समीकरण आप देख सकते हैं 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 जो कि ग्लूकोज को दर्शाता है तथा यहाँ पर 6H2O तथा 6O2 गैस बनती है। इस समीकरण में यदि हम भिन्न भिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यह परिवर्तित होकर ग्लूकोज में जा रहा है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है होती है वह 0 होती है और इस तरह से यहाँ पर यह +4 से 0 में जा रहा है, इसलिए कार्बन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। दूसरी ओर जल जिसमें कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि यह ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रही है और ऑक्सीजन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है 0, यानी कि यह -2 से 0 में जा रही है, यानी कि जल यहाँ पर ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वह हमें जल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं जल की एक और रासायनिक अभिक्रिया। जल की एक और रासायनिक अभिक्रिया है जल अपघटन अभिक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं जल का परावैद्युतांक बहुत अधिक होता है और यही वजह है कि जल बहुत सारे यौगिकों को अपने अंदर घोल लेता है। साथ ही साथ जो इसमें बहुत सारे अणुओं के साथ इसका जलयोजन भी हो जाता है। कई जो आयनिक यौगिक तथा बहुत से सहसंयोजक यौगिक भी इसके साथ जल अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जब किसी यौगिक का जल अपघटन होता है तो उस समय जल के अणु का जो H+ आयन है वह यौगिक के एक भाग से जाकर जुड़ जाता है, जबकि इसका जो दूसरा OH- आयन है वह यौगिक के दूसरे भाग से जुड़ जाता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ जल अपघटन अभिक्रियाओं को। यहाँ पर हम देख रहे हैं P4O10। ये फास्फोरस के ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं या हम कहें कि जो फास्फोरस ऑक्साइड है उसको जब हम जल में विलेय करते हैं तो यहाँ पर ये जो फास्फोरस ऑक्साइड है वह उसका जल अपघटन हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 को यदि हम जल में विलेय करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, जल की जो ऑक्सीजन है वह यहाँ पर सिलिकॉन से जाकर जुड़ जाती है, जबकि जो क्लोरीन हाइड्रोजन होती है वह क्लोरीन से जुड़ जाती है और इस तरह से यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा HCl हमें प्राप्त होते हैं।
इसी तरह से यदि हम N3- आयनों की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें अमोनिया मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जल जो है विभिन्न यौगिकों को, ये कुछ सहसंयोजी यौगिक भी होते हैं, उनको यह जल अपघटन कर देता है तथा जिसके फलस्वरूप हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें जल का एक और गुण है, वह है हाइड्रेट विरचन या हाइड्रेट का निर्माण करना। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे जो लवण होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं और विलय होने के बाद यदि इन्हें फिर से क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो ये अपने साथ कुछ जल के अणुओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि इनका जल योजन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये जल के अणुओं का इनके साथ संगुणन हो जाता है और इस प्रकार से जो यौगिक तैयार होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रेट। ये जो जल का अणुओं का संगुणन होता है यह कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि ये उपसंयोजित जल, यहाँ पर उपसंयोजित जल में ये विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में ये पाए जाते हैं और इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स यौगिक। इन कॉम्प्लेक्स यौगिक में जैसे कि आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हेक्साएक्वोक्रोमियम क्लोराइड। ये एक कॉम्प्लेक्स यौगिक है और इसमें हम देख रहे हैं कि जल के 6 अणु उपस्थित हैं और ये सभी जो 6 के जल के अणु होते हैं वो क्रोमियम के साथ उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये इन्हें विशेष नाम दिया जाता है जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर जो जल के अणु उपस्थित हैं वो कोऑर्डिनेटेड वाटर के रूप में उपस्थित है, उपसंयोजित जल के रूप में उपस्थित हैं। दूसरा और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यह है एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड का। अब यहाँ पर जो जल उपस्थित होता है वह इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल या अंतराकाशी जल के रूप में उपस्थित होता है। यहाँ पर आप देखें कि जो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और इनकी जो क्रिस्टल लैटिस होती है उसके बीच बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वहाँ पर जल के अणु जाकर समावेशित हो जाते हैं और इस तरह से इस प्रकार का जो जल होता है उसे हम हाइड्रेटेड जल या जिसे हम अंतराकाशी जल कहते हैं। इसके अलावा और हम देखेंगे हाइड्रोजन आबंधी जल, जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O या जिसे हम कहते हैं जो हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट। अब यहाँ पर जो जल होता है उसमें से 5 जल के अणुओं में से 4 जल के अणु तो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि ये लिगेंड के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें से जो 5वां जल का अणु है वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पर संरचना में देख सकते हैं, यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए इसे हाइड्रोजन आबंधी जल कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं या बहुत सारे जो सामान्य यौगिक भी होते हैं उनमें जल के अणु संगुणित हो जाते हैं और इनका जो संगुणन होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है और इसकी वजह से इन यौगिकों में विशेष गुण भी आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जल के प्रकारों को। यदि हम यहाँ पर जल के 2 प्रकार देख रहे हैं, सामान्य तौर पर यदि आप देखें तो आपको इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि इनमें हम साबुन की छोटी मात्रा डाल दें और इन्हें तेजी से हिलाएं और हिलाने के बाद हम इनमें बनने वाले झाग की मात्रा को देखें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो एक जल है उसमें झाग अधिक मात्रा में बन रहा है, जबकि दूसरा जो जल है उसमें झाग की मात्रा कम है।
तो यहाँ पर जिस जल में साबुन के टुकड़े डालने पर झाग की मात्रा ज़्यादा आ रही है उस जल को हम मृदु जल कहते हैं, जबकि दूसरा वाला जल जिसमें झाग की मात्रा कम है उसे हम कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। तो इस तरह से यह एक बहुत ही सरल विधि है जिसके द्वारा हम जल के को भिन्नित कर सकते हैं। अब ये जो मृदु जल है या फिर कठोर जल है वो कैसे बनते हैं? तो हम जानते हैं कि जो वर्षा का जल होता है सामान्य रूप से वह शुद्ध जल होता है। हालांकि उसमें भी कुछ जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें घुली हुई हो सकती हैं, लेकिन तो भी यह पर्याप्त रूप से शुद्ध होता है। लेकिन जब ये वर्षा का जल बहते हुए यह पृथ्वी की सतह पर आता है तो चूंकि हम जानते हैं कि जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है, तो इस वजह से यहाँ पर उसके रास्ते में आने वाले जितने भी चट्टानें या खनिज लवण होते हैं वो इसमें घुलते चले जाते हैं और इसकी वजह से इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो आयन्स हैं वह उपस्थित हो जाते हैं और जिसकी वजह से यह जो जल है वह कठोर हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जल है वह दो प्रकार का होता है। एक है मृदु जल। मृदु जल हम उसे कहते हैं जिसमें कि सोडियम के आयन उपस्थित होते हैं तथा साथ ही साथ या जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित नहीं होते हैं। साथ ही यह साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। दूसरी ओर कठोर जल वह होता है जिसमें कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या फिर इनके क्लोराइड्स तथा इनके सल्फेट्स उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। यह कठोर जल कहलाता है। वास्तव में कठोर जल को जब हम साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो होता यह है कि जो साबुन है, हम जानते हैं कि जो साबुन होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, यह है सोडियम स्टीयरेट। तो यहाँ पर यह वसीय अम्ल का सोडियम साल्ट है। जब इसकी क्रिया हम कठोर जल से कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम का क्लोराइड उपस्थित है या मैग्नीशियम का सल्फेट उपस्थित है, तो जब हम इसकी क्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो सोडियम स्टीयरेट में उपस्थित सोडियम आयन है वह यहाँ से निकल जाते हैं तथा जो कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन है वह उसका स्थान ले लेते हैं और इस तरह से ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के स्टीयरेट बन जाते हैं, जो कि एक अविलेय ठोस होता है। और इस वजह से यहाँ पर हमारी जितनी जो साबुन होती है वह अविलेय ठोस के रूप में अवक्षेपित होती जाती है और व्यर्थ होती जाती है तथा हमारे जो कपड़े हैं वह भी साफ नहीं होते। तो इस कठोर जल के इस तरह से अवक्षेपित यहाँ पर साबुन के साथ अवक्षेप बनाने की वजह से तथा कपड़ों को साफ न करने की वजह से इसे हम कठोर जल कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कठोर जल है उसका उपयोग हम कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते। साथ ही साथ तथा इसका उपयोग हम बॉयलरों में भी नहीं कर सकते, जहाँ पर कठोर जल साबुन के साथ उसके साथ जो अविलेय लवण बनाता है, अवक्षेप बनाता है और इसकी वजह से साबुन हमारी व्यर्थ होती चली जाती है तथा कपड़े भी साफ नहीं होते हैं। दूसरी ओर यदि हम इनका उपयोग बॉयलरों में करते हैं तो धीरे धीरे ये जो अवक्षेप बनते हैं, ये जो अविलेय ठोस बनते हैं, ये पपड़ी के रूप में उसमें डिपॉजिट होते चले जाते हैं और धीरे धीरे बॉयलरों की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है या वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसलिए कठोर जल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कठोर जल है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो कठोरता होती है, जल की कठोरता, उसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है अस्थायी कठोरता तथा दूसरी होती है स्थायी कठोरता। पहले हम जानते हैं अस्थायी कठोरता के विषय में। अस्थायी कठोरता वह कठोरता है जिसमें कि जल में
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी वजह से जो कठोरता होती है उसे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। अस्थायी इसलिए कहते हैं कि इनको बहुत ही साधारण विधियों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और जल को मृदु बना सकते हैं। जैसे इनको दूर, जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने की एक जो विधि है वो आप देख सकते हैं, यह है बॉइलिंग या उबाल कर। जब भी हम जल को उबालते हैं तो इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो विलेयशील लवण होते हैं वह अविलेय लवणों में अवक्षेपित हो जाते हैं और जिन्हें हम छानकर पृथक कर देते हैं तथा जो छनित्र होता है वह मृदु जल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट यदि उपस्थित है और जब हम इसे गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यह के रूप में यह अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनता है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो विलेयता गुणनफल है वह उच्च होता है, इसकी वजह से यह जल्दी अवक्षेपित हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है उसे आसानी से छान कर अलग कर दिया जाता है तथा जो जल है वह मृदु हो जाता है। दूसरी ओर यदि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसकी क्रिया जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें कैल्शियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैल्शियम के कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह अविलेय है और इसलिए ये ऊपर अवक्षेप के रूप में तैरता रहता है, जिससे आसानी से छान कर पृथक किया जा सकता है। तो इस तरह से उबाल कर हम अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी विधि है और यह विधि है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यदि हम कठोर जल में बुझा हुआ चूना डाल देते हैं तो वहाँ पर यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं तो ये इनकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। यदि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित है तो यह क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर अवक्षेपित हो जाएगा, जिसे आसानी से छानकर पृथक किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो वह भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाता है और जल बनते हैं। और ये जो अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं इन्हें हम छानकर पृथक कर लेते हैं, तो जो छनित बचता है वह होता है मृदु जल। तो इस तरह से इस प्रकार की जो कठोरता होती है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की वजह से होती है, इन्हें आसानी से सरल विधियों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और इसीलिए इसे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। दूसरी है स्थायी कठोरता। और स्थायी कठोरता प्रायः जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या कभी कभी नाइट्रेट के उपस्थित होने की वजह से होती है। और ये जो स्थायी कठोरता है इसको हम केवल जल को उबाल कर या कुछ पदार्थ मिलाकर दूर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनको दूर करने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहली विधि है धावन सोडा विधि। इसके अलावा यहाँ पर कैलगॉन विधि, आयन विनिमय विधि या जियोलाइट विधि या जिसे परम्यूटेड विधि भी कहते हैं, और इसके अलावा एक विधि है संश्लेषित रेजिन विधि जो कि सबसे अच्छी या उत्तम विधि मानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धावन सोडा विधि। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
जब भी धावन सोडा को हम कठोर जल में डालते हैं जिसमें कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट उपस्थित होते हैं, तो जैसे ही हम इसमें डालते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलयशील क्लोराइड और सल्फेट होते हैं जो कि जल में घुलित अवस्था में होते हैं, ये सभी अविलेय कार्बोनेटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये अविलेय कार्बोनेटों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें आसानी से छानकर पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, यदि जल में मैग्नीशियम का सल्फेट उपस्थित होता है तो यह सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है जिसका अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनता है। यदि मैग्नीशियम का क्लोराइड उपस्थित है तो यह भी सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है तथा साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम का सल्फेट उपस्थित है तो यह भी सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है तथा सोडियम सल्फेट बनता है। यदि यहाँ पर कैल्शियम का क्लोराइड उपस्थित है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो इस तरह से जो अविलेय कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम छानकर पृथक कर सकते हैं और जो जल होता है वह मृदु जल हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि है कैलगॉन विधि। कैलगॉन वास्तव में एक कंपाउंड है जिससे हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है जिसका सूत्र होता है Na6P6O18, इसका सामान्य नाम ही कैलगॉन होता है। और चूंकि इसे जल की कठोरता को, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस विधि को कैलगॉन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैलगॉन है ये जल में उपस्थित, जो कठोर जल में कैल्शियम 2+ आयन या मैग्नीशियम 2+ आयन उपस्थित होते हैं उनसे क्रिया करके एक विलेय यौगिक या कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Na6P6O18, ये जो कैलगॉन है या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक जो अणु है उसमें सोडियम के 6 परमाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये आसानी से सोडियम आयन दे सकता है। जब इसे जल में घोला जाता है तो यह टूटकर 2 सोडियम के आयन पृथक कर देते हैं और साथ ही साथ यह Na4P6O18 2- ये ऋण आयन का में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो ऋण आयन है ये जल में उपस्थित मैग्नीशियम या कैल्शियम आयनों के साथ क्रिया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ आयन उपस्थित है तो उसके साथ ये जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें Na2 2 सोडियम है, Na2 मैग्नीशियम इनके साथ जुड़ गया है और उसने 2 और सोडियम को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर P6O18 है और इसका जो होल ट्वाइस हम लिखेंगे जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो ऋण आयन कॉम्प्लेक्स हो रहा है और यहाँ से अंदर से जो 2 सोडियम आयन निकले हैं वो बाहर 2Na+ के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ऋण आयनिक संकुल बन रहा है वह मैग्नीशियम आयनों को अपने साथ बांध कर रखता है और इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है बनता है वो जल में विलय होता है। तो ये विलयन के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं तथा जो जल है उसमें सोडियम आयन आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैलगॉन विधि के द्वारा हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। इसके बाद एक और अच्छी विधि है, वह विधि है आयन विनिमय विधि। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर भी आयनों का विनिमय किया जाता है। हम जानते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं और इसे हमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसे हमें सोडियम आयनों के द्वारा यदि रिप्लेस कर दें तो हमारा जो कठोर जल है वह मृदु हो जाता है।
तो इसके लिए भी यहाँ पर चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जो आयन विनिमय विधि है इसे जियोलाइट विधि भी कहते हैं या इसे परम्यूटेड विधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जियोलाइट उपयोग किया जाता है जो इसका जो ये केमिकली या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जल युक्त, या कहें हम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसका सामान्य नाम होता है जियोलाइट या परम्यूटेड, और इसीलिए इस विधि को जियोलाइट विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम जियोलाइट को कठोर जल से, जिसमें कि स्थायी कठोरता है, उससे जब हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो जियोलाइट है जिसे सामान्य रूप से या हम कह रहे हैं जो शॉर्ट में यहाँ पर NaAlSiO4 ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसमें कि 3 जल के अणु यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर सोडियम को अलग करके बाकी का जो पार्ट है उसको हम जड के रूप में लिखते हैं, और इस तरह से जियोलाइट को या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो जल युक्त है उसको सामान्य रूप से Na लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब हम Na को जल में डालते हैं जिसमें कि स्थायी कठोरता उपस्थित है, तो वहाँ पर ये जो Na है जल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयनों को सोडियम आयनों से रिप्लेस कर देता है, यानी कि ये जो इससे मैग्नीशियम आयन जुड़ जाते हैं और सोडियम आयन जल में चले जाते हैं। यह MgZ2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ जो 2 सोडियम के आयन हैं, क्योंकि एक मैग्नीशियम का जो आयन है वह 2 सोडियम आयनों को रिप्लेस करता है, तो 2 सोडियम के आयन जल में चले जाते हैं। इस तरह से कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम वहां से रिप्लेस हो जाते हैं और जल में सोडियम आयन चले जाते हैं, और इस तरह से जो जल की स्थायी कठोरता होती है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके बाद ये जो जियोलाइट है, क्योंकि इसमें सोडियम आयन इससे बाहर निकलते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जबकि जियोलाइट में पूरी तरह से सोडियम निकल जाता है और उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे फिर से जनरेट किया जाता है, और इसके लिए इसको 10% सोडियम क्लोराइड में इसे डाला जाता है, और जिससे इसमें से फिर से जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन इसमें डिपॉजिट हो गए थे वो निकल जाते हैं, और फिर से यह सोडियम आयनों से रिच हो जाता है, जिसका उपयोग पुनः हम स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण विधि या सबसे उत्तम विधि है जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की, वह विधि है संश्लेषित रेजिन विधि। यहाँ पर जो संश्लेषित रेजिन का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर जो रेजिन होते हैं ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, और इसके लिए विशेष रूप से धन आयन विनिमय रेजिन जो होते हैं उसमें SO3H समूह या सल्फोनिल समूह उपस्थित होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो धनायन विनिमय रेजिन होते हैं वो सल्फोनिल समूह युक्त वृहद कार्बनिक अणु होते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से RSO3H के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर यह भी बता दें कि जो R समूह होता है वह ऋण आवेशित होता है, जबकि SO3H समूह होता है वह धन आवेशित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो धनावेशित रेजिन है, इसी प्रकार से एक ऋण आवेशित रेजिन भी होती है जिसमें कि NH2 समूह उपस्थित होते हैं, और इन ऋण आवेशित रेजिन को हम सामान्य तौर पर RNH2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये क्षारीय होते हैं, जबकि ऋण आवेशित रेजिन जो होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इनकी क्रिया किस प्रकार से होती है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक धन आयन विनिमयक रेजिन का उपयोग किया जाता है तथा दूसरे ऋण आयन विनिमयक रेजिन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 चैम्बर युक्त संरचना होती है, जिसमें कि एक चैम्बर में धन आयन विनिमयक रेजिन होते हैं तथा दूसरे में ऋण आयन विनिमय रेजिन रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो धन आयन विनिमयक रेजिन होते हैं ये
SO3H समूह सल्फोनिल समूह युक्त बृहद कार्बनिक यौगिक होते हैं। साथ ही साथ ये विलयन में H+ आयन देते हैं और इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इन्हें सामान्य रूप से हम RSO3H के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर जो ऋण आयन विनिमयक रेजिन होते हैं, ये NH2 समूह युक्त वृहद यौगिक होते हैं और चूंकि इसमें NH2 समूह उपस्थित होता है इसलिए ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा साथ ही साथ ये जलीय विलयन में OH- आयन उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी क्रियाविधि होती है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं जिसमें कि एक में धन आयन विनिमयक रेजिन को रखा जाता है तथा दूसरे में ऋण आयन विनिमयक रेजिन को रखा जाता है। जब इसमें से कठोर जल को बार बार इन दोनों धन आयन और ऋण आयन रेजिन में से बार बार होकर गुजारा जाता है तो धीरे धीरे जो जल है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से मुक्त हो जाता है तथा मृदु जल हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले जब इसे कठोर जल को हम धन आयन विनिमय रेजिन में से गुजारते हैं जिसमें कि RSO3H समूह उपस्थित होता है, तो ये समूह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा सोडियम आयन भी जो होते हैं उन्हें ये स्वयं ग्रहण कर लेता है तथा विलयन में ये H+ आयन दे देते हैं। और चूंकि विलयन में H+ आयन धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसलिए जो जल है वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। इस प्रकार इस प्राप्त जल को जब दूसरे ऋण आयन विनिमयक रेजिन में से प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर जो ऋण आयन विनिमयक रेजिन होते हैं यानी कि RNH2 होते हैं, ये जब जल से क्रिया करते हैं और इस तरह से जल से क्रिया करके ये NH3+ आयन बनाते हैं और साथ ही साथ OH- आयन मुक्त करते हैं और इसकी वजह से ये OH- आयन देते हैं। अब इस प्रकार जो RNH3+ और OH- आयन है, जब इसकी क्रिया हम कठोर जल से करते हैं तो कठोर जल में उपस्थित जो ऋण आयन होते हैं जैसे कि क्लोराइड होते हैं या सल्फेट होते हैं, तो उनसे ये ऋण आयनों को ग्रहण कर लेते हैं तथा उसके स्थान पर जल में OH- आयनों को दे देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर OH- आयन भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो धनावेशित विनिमयक रेजिन के द्वारा उत्पन्न किए गए जो H+ आयन होते हैं तथा ऋण आयन विनिमयक रेजिन के द्वारा उत्पन्न किए जो OH- आयन होते हैं, ये आपस में मिलकर वापस जल के अणु बनाते हैं। और इस तरह से हम देखें कि जल में उपस्थित जो स्थायी कठोरता के कारक होते हैं यानी कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये यहाँ से निष्कासित हो जाते हैं तथा जल वो मृदु हो जाता है। तो इस तरह से इन भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हम विशेष भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करके हम जल को की स्थायी कठोरता को दूर करके जल को मृदु कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कंपाउंड के विषय में हम जानते हैं और वो है भारी जल D2O, जहाँ पर D जो है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है। यदि हम जल यानी कि H2O तथा D2O इनके गुणों की तुलना करें, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O के भौतिक गुणों की तुलना जल से करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ जल का आणविक द्रव्यमान 18.0 ग्राम पर मोल होता है, वहीं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 20.02 ग्राम पर मोल होता है। उसी तरह से यदि जल का गलनांक ये 273 केल्विन है जबकि D2O का गलनांक 276.8 केल्विन होता है। इसी तरह से इनका जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन है जबकि D2O का क्वथनांक 374.4 केल्विन होता है। इनकी विरचन एंथैल्पी में भी अंतर होता है। जल की विरचन एंथैल्पी जबकि 285.9 किलो जूल पर मोल होती है और जबकि D2O की विरचन एंथैल्पी -294.6 किलो जूल पर मोल होती है।
इसकी वाष्पन एंथैल्पी भी जल की तुलना में कुछ अधिक होती है। D2O की जो वाष्पन एंथैल्पी है ये 373 केल्विन पर ये 41.61 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह से जल का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 276 केल्विन पर होता है, जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उच्च घनत्व 284 केल्विन पर होता है। इसी तरह से हम देखें कि जल की तुलना में इसका घनत्व भी अधिक होता है। जहां जल का घनत्व 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के घनत्व ये 1.1059 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। साथ ही साथ ये जल की तुलना में कुछ शान भी होता है, यानी कि कुछ गाढ़ा भी होता है। यह जहां जल की शानता 0.89 सेंटीपॉइज होती है, जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की वहां पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड की शानता 1.107 सेंटीपॉइज होती है। इसी तरह से इनका जो परावैद्युतांक है वह लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। जल का परावैद्युतांक 78.39 या जिसे हम सामान्य तौर पर 80 कहते हैं, ये न्यूटन स्क्वायर मीटर होता है। उसी तरह से ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परावैद्युतांक भी 78.06 न्यूटन स्क्वायर मीटर होता है। जल की चालकता काफी कम होती है। इसी तरह से ड्यूटेरियम ऑक्साइड की चालकता भी काफी कम होती है। इसके बाद देखते हैं D2O यानी कि भारी जल को बनाने की विधियां। भारी जल को बनाने के लिए जब हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो जब वैद्युत अपघटन की क्रिया काफ़ी लंबे समय तक होती रहती है तो हमें जल के स्थान पर D2O प्राप्त होता है। साथ ही साथ बहुत सारी जो उर्वरक उद्योग होते हैं तो वहाँ पर भी उर्वरक उद्योगों में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें D2O यानी कि भारी जल प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण ये इसके जल के समान ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें इसकी कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, हम जानते हैं कि जब जल की कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है और यहाँ पर जिसका सूत्र होता है C2H2। तो ठीक उसी तरह जब हम कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया D2O से कराते हैं तो हमें यहाँ पर C2D2 कंपाउंड प्राप्त होता है और साथ ही साथ यहाँ पर CaOD ट्वाइस, जबकि वहाँ पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, यहाँ पर हमें CaOD ट्वाइस प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम इसकी क्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के साथ कराते हैं तो हम जानते हैं जल की क्रिया जब SO3 से होती है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम इसकी क्रिया SO3 की क्रिया D2O से कराते हैं तो यहाँ पर हमें D2SO4 प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम इसकी क्रिया एल्यूमिनियम कार्बाइड से कराते हैं, जहाँ इसका एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं D2O की तो हमें यहाँ पर CD4 प्राप्त होते हैं। वहाँ पर यदि हम इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो हमें CH4 यानी कि मेथेन प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर हमें CD4 प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम का AlOD होल थ्राइस कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखें कि इसके रासायनिक गुण भी जल के समान ही होते हैं। फिर बात आती है भारी जल यानी कि D2O के उपयोग की। तो भारी जल का सबसे ज़्यादा उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है और दूसरा इनका जो है वो विभिन्न जो विनिमय एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए, जहाँ पर से एक आयन के दूसरे स्थान पर जाने को पहचानना होता है, उसे ट्रेसिंग करनी होती है, उसका अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर भारी जल D2O का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन के यौगिक जल तथा भारी जल के गुणों को
अच्छी तरह से जान लिया है।